जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। We have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. जब भी इस तरह की बातें सुनती हूं तो अक्सर मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि आखिर क्या वजह है कि एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम अपने ही समाज के कुछ लोगों की बेहतरी के लिए कुछ छोड़ क्यों नहीं पाते। फिर यह भी ख्याल आता है कि मन में इस तरह की बात उठती है कि क्यों देश की आजादी से लेकर आज तक अखिल भारतीय सर्व समाज की अवधारणा साकार होती क्यों नहीं दिखती। फिर मेरे जहन में कई चेहरे आ जाते हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, बाबा साहेब अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, काशीराम, मायावती या चंद्रशेखर। वैसे इनका जिक्र मैंने अपने पिछले पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी किया था, जिसको आप अगर देखना चाहें तो भारत 24 के YouTube चैनल पर देख सकते हैं और उसका लिंक भी नीचे मैं टैग कर रही हूं। सर्व समाज की अवधारणा को साकार करने के लिए वैसे तो इन सभी ने अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ किया है, लेकिन कहीं तो कोई चूक, कोई कमी रह गई होगी जो आज भी हमारा समाज बटा हुआ है और आज भी जाति हमारे देश की हकीकत बनी हुई है। मन में उठते इन झंझावटों के बीच मुझे दो महान शख्सियतों की याद आती है। पहले थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था, ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत में जातियां हैं और जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। सबसे पहले क्योंकि वो सामाजिक जीवन में अलगाव के बारे में है, वो जातियों के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा। फिर दूसरा नाम राम मनोहर लोहिया जी का। वो कहते थे कि जातिवाद का खात्मा करने के लिए समाज की हर जाति को एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। इसके साथ ही अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, रोटी बेटी जिसका हम जिक्र करते हैं। लेकिन जाति नहीं जाती तो अब जाति की जड़ें और गहरी होने लगी हैं और चुनाव से पहले इसका शोर और तेज होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं डिकोड करूंगी कि जाति जनगणना आखिर इतनी जरूरी क्यों है। संघ ने दी हरी झंडी, क्या जाति जनगणना होकर रहेगी? सामाजिक समानता अधूरी, जाति जनगणना से होगी पूरी। जातियों का हिसाब तो कल्याण का रास्ता साफ, जाति जनगणना का राहुल राग, संघ बीजेपी ने ढूंढी काट। ये तमाम जो 5 मुद्दे हैं, जो सवाल आज हमारे सामने खड़े हैं, ये सवाल भर नहीं है, ये जाति जनगणना को लेकर ही सियासत का पूरा सार है। ये सियासत आपको समझाऊंगी, उससे पहले आपको देश में आरक्षण को लेकर एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देती हूं। 1882 विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले ने भारत के लिए आरक्षण नीति की अवधारणा की थी। फिर आपको लेकर चलती हूं 1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार नाम के तहत आरक्षण नीति की स्थापना की थी। फिर 1990 मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ओबीसी भी आरक्षण के दायरे में आ गए। 2006 अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत 15% सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों के लिए और 7.5% अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण। फिर 2019 के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की शुरुआत। 2021-22 शैक्षणिक वर्ष में शुरू होने वाले स्नातक और स्नातक चिकित्सा दंत चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार ने अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत 27% ओबीसी
और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण देने पर सहमति व्यक्त की। अब इनमें से कहीं कोई शक नहीं कि जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज की एकजुटता को हमेशा प्रभावित किया है। और अगर ऐसा है तो ये यूं ही नहीं, आखिर कोई भी इंसान अपने आप को सिर्फ अपने जन्म के आधार पर किसी से कम क्यों मान ले? क्योंकि अपने जन्म से ही किसी दूसरे के मुकाबले बुनियादी चीजों के लिए सिर्फ जाति के नाम पर क्यों अलग थलग रहे? और जब तक ऐसा करने वाले अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। पर यह भी उतना ही सच है कि सियासत ने जातियों के वर्गीकरण को जितना कमजोर नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा गोलबंदी ने जातियों को एक वोट बैंक की तरह डेवलप किया है और वो आपके सामने है। और इस वोट बैंक का फायदा सब उठाना चाहते हैं, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और आज शायद हम इसीलिए आज बात कर रहे हैं। सवाल नियत पर नहीं, लेकिन नीतियां कटघरे में जरूर खड़ी होती हैं और नीतियां बनाने वाले। वैसे तो जाति जनगणना को लेकर काशीराम भी काफी मुखर रहे। वो अक्सर कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये वही राग है जो आपने कुछ महीनों सालों में सुनी होगी वापस। फिर हाल ही के कुछ वर्षों में लालू प्रसाद यादव ने भी यही मांग उठाई। और ऐसा भी नहीं है कि अगर जाति जनगणना होती है तो भारत में ये पहली बार होगी। देश ने 1931 तक जनगणना में जातियों का जिक्र होता आया है और उसे प्रकाशित भी किया गया। 1941 की जनगणना में जाति आधारित डाटा इकट्ठा हुआ, लेकिन जारी नहीं किया गया। फिर आजादी के बाद हुई हार में जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े प्रश्न पूछे जाते रहे और प्रकाशित भी किए जाते रहे। लेकिन अब हंगामा ओबीसी की जातियों की संख्या को लेकर हो रहा है। और इतना ही नहीं, सहयोगियों के दबाव के बाद वर्ष 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी जाति जनगणना करवाई। साल 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी और इस कमेटी ने जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दी। जनगणना को नाम दिया गया सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। 4,893 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार ने जनगणना करवाई। जिले के हिसाब से पिछड़ी जातियों को गिना गया। जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया भी गया। डेटा के कैटेगराइजेशन के लिए नीति आयोग ने पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अगुवाई में विशेषज्ञ समूह बनाया, लेकिन उसके बाद आज तक ये डाटा सार्वजनिक नहीं हो सका। राहुल आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार जानबूझकर ये डेटा सार्वजनिक नहीं कर रही है। हालांकि एक सवाल उनसे पूछा जाए या पूछा जाता है तो राहुल चुप लगा जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस शासित कर्नाटक की सरकार जाति जनगणना के जो डेटा है वो जारी नहीं कर रही। या फिर हिमाचल, तेलंगाना में जाति जनगणना को लेकर क्या किया जा रहा है, पर इस पर राहुल चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। तो अब ये भी समझ लीजिए इसके पीछे विपक्ष में अचानक आई जागृति की वजह क्या है। क्योंकि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बरक्स राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग को आज हर मंच से उठा रहे हैं। हर मंच से, सड़क पे तो संसद में भी। आपको याद होगा जब महिला आरक्षण बिल 27 सालों बाद नई संसद में पहला बिल पेश किया गया तो राहुल ने कहा कि 33% महिला आरक्षण, उसमें भी ओबीसी को अलग आरक्षण दिया जाए, महिलाओं में भी। और कोटे पे कोटा तमाम मुद्दा है जिसको हम आगे जिक्र करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद भी, जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद राहुल समेत पूरे विपक्ष को यह भरोसा हो चला कि इस वक्त यही एक मुद्दा है जिसके जरिए वो बीजेपी के साथ हो रही ओबीसी जातियों की गोलबंदी को तोड़ सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव आप देखें और पैटर्न देखें और वोट देखें, 303 सीट वाली बीजेपी, तब जातियों की गोलबंदी थी। तमाम जातियां या हिंदू वोट बैंक, मंडल का मंडल, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अब
उसी की सेंधमारी, क्योंकि 2024 में कहीं ना कहीं उसका छोटा सा ट्रेलर विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने देख लिया। तो अब यही इकलौता मुद्दा है जिस पर सेंधमारी कर, जिसको लगातार उठाकर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जो नुकसान हुआ, उसके पीछे ओबीसी जातियों की गोलबंदी टूटना बड़ी वजह है। दूसरा ये कि दूसरी ओर ये भी माना जाता है कि देश में ओबीसी आबादी की संख्या का कोई ठोस प्रमाण बेशक नहीं है, लेकिन मंडल कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 52% है और सियासी दलों को यह भी लगता है कि ये संख्या 52% से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में अगर जाति जनगणना होती है तो इसकी वकालत करने वाली पार्टियां उन जातियों के वोट पर अपना क्लेम कर सकें। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने इसे अपना सबसे बड़ा सियासी हथियार बना लिया है। जाति जनगणना को लेकर यह नया शोर शुरू हुआ बिहार से। याद होगा आपको, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जाति जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था, तब भी ऐसी चर्चाएं उठी थी। जब ये फैसला हुआ तब बीजेपी नीतीश एक साथ थे, लेकिन जब ये गणना हुई और इसका डेटा जारी किया गया तब तेजस्वी और नीतीश साथ आए। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने भी ये बात कही कि जाति जनगणना हम करवाएंगे अगली, अगर हम जीत कर आते हैं तो। राजस्थान में चुनाव का माहौल था और कांग्रेस भी सरकार में सहयोगी थी। बिहार की अगर मैं बात करूं, जैसे नीतीश थे, उनके साथ में तेजस्वी थे, तो कांग्रेस भी थी। और जिसके बाद से यही राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लपक लिया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह तभी ये कहा करते थे कि बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उचित सोच विचार करके इसका निर्णय लिया जाएगा। इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा जरूर किया, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस ये कमोबेश परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गई। केंद्र सरकार जाति जनगणना को लेकर डुलमुल रवैया अपना रही है और सड़क से लेकर संसद तक राहुल लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जिसका फायदा, जैसे मैंने बोला, उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिला 2024 में, और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसका फायदा लेना चाहती है। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में आपको आरक्षण हटा दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। ये तमाम नारे, ये जो परसेप्शन बना, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ। वो भारी नुकसान आंकड़ों में नजर आता है 2024 में। राहुल की इसी जागृति के बाद कि ये मुद्दा ले लिया जाए और उस मुद्दे को मुखर रूप से उठाया जाए, इसी जागृति के बाद बीजेपी के लिए चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो गई। ऐसे में संघ आया बीच। संघ ने बीजेपी को संजीवनी देने की कोशिश की। हाल ही में केरल में संघ के 3 दिन की समन्वय बैठक के बाद आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने जाति जनगणना का समर्थन कर एक तरह से बीजेपी को धर्म संकट से उबार लिया। यह बात अलग है कि चर्चा ये उठी कि बीजेपी का स्टैंड कुछ और संघ का कुछ और, या संघ का स्टैंड और इंडिया गठबंधन का स्टैंड एक। लेकिन सही मायने ऐसा कहने के बाद जो सीधा बीजेपी का विरोध होता था कि वो जाति जनगणना से बच रही है, वो विरोध अब कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कम होगा। अब वो क्यों, अब ये भी समझिए। बीजेपी पर पहले से ही ब्राह्मण बनियों की पार्टी होने का टैग है, यह आरोप लगता था। दूसरी ओर संघ भी वक्त वक्त पर आरक्षण पर बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता रहा है। लेकिन धीरे धीरे संघ की सोच भी बदल गई है और संघ की रणनीति और बीजेपी के लिए अपने पुराने शैडो से बाहर निकलना आसान हो रहा है, जिसकी तारीफ दलित चिंतक और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भी करते दिखे हैं। जाति जनगणना पर इस शोर के बीच दिलीप मंडल ने लिखा कि बीजेपी ने ही पहली बार आदिवासी समुदाय के राष्ट्रपति बनाया। पहली बार केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री इसी सरकार ने बनाया। यूपी में एससी समुदाय से पहला गवर्नर वाजपेयी जी ने बनाया। पहली बार दलित समाज से एक कलाकार नॉमिनेटेड कैटेगरी से।
राज्यसभा पहुंचा पद्म पुरस्कार और अब बड़ी संख्या में SC, ST और OBC समाज के लोगों को मिलने लग रहे हैं। दिलीप मंडल की ये लिस्ट अभी काफी लंबी है, पर राजनीति परसेप्शन का खेल है, जिसे फिलहाल राहुल गांधी का नाम जाति जनगणना को लेकर लोगों की जुबान पर है। जब बात ये कही जाती है कि राजनीति परसेप्शन का खेल है, तो यही जाति जनगणना के परसेप्शन और संविधान बदलने के परसेप्शन, आरक्षण हटाने के परसेप्शन ने भारतीय जनता पार्टी का जो मूड था 2024 के चुनाव का, उसमें कहीं ना कहीं खटास डाली। अब भारतीय जनता पार्टी इस परसेप्शन को तोड़ना चाहती है, तो वहीं राहुल गांधी और पूरी विपक्षी पार्टी इस परसेप्शन को बनाए रखना चाहते हैं। और आज की तारीख में राजनीति का जो सार है वो यही है। अब आपको बताएं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा के लिए एक सुझाव दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं आपने देखा कि भारत बंद भी हुआ, तमाम तरीके की बात हुई। अब इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर जितने भी SC, ST सांसद हैं उनको अपने चेंबर में बुलाया और उनको कहा कि सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का ये सुझाव हो, लेकिन केंद्र सरकार ये करने नहीं जा रही है। लेकिन मुझे आप लोगों की ये मदद चाहिए कि आप अपने अपने इलाके में जाइए, आप अपने जुड़े समाज के लोगों के पास जाइए और ये बताइए कि केंद्र सरकार कोटे में कोटा से इत्तेफाक नहीं रखती है और केंद्र सरकार किसी तरह का कानून ऐसा नहीं लाए। क्यों? क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि ऐसा कोई परसेप्शन अब ना फैले कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भ्रम हो कि संविधान बदल दिया जाएगा, जो 2024 में बनाने की कोशिश की गई, जिसका इंपैक्ट दिखा। तो नरेंद्र मोदी खुद सांसदों को बुलाकर ये मैसेज दिया और उसके बाद कई मंचों से ये मैसेज दिया। इसलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन का खेल जरूरी है। आने वाले चुनाव जो है, चाहे फिर बात हो हरियाणा की, बात हो जम्मू कश्मीर की, बात हो महाराष्ट्र की या बात हो झारखंड की, इस साल में ये चुनाव इसी परसेप्शन और राजनीतिक जो बातचीत के इर्द गिर्द घूमने वाला है। राहुल खुद को OBC और दलित समाज का नया मसीहा बताने में जुड़ गए हैं और राहुल अभी विपक्ष में हैं तो सरकारी जिम्मेदारियों से मुक्त भी हैं और जाति जनगणना के बाद होने वाली दुश्वारियों से भी, क्योंकि ये तो तय है कि जाति जनगणना तो बस शुरुआत होगी और अगला पड़ाव रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाने का होगा, जिसको लेकर संवैधानिक संशोधन भर ही नहीं करना होगा, बल्कि समाज के एक बड़े तबके को नाराज करने का जोखिम भी उठाना पड़ेगा। तो इस सियासी खेल में बिना नफा नुकसान को तोले बीजेपी फिलहाल कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही।